आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है डाइपोल मोमेंट के। थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कि आपके फाउंडेशन वाला जो पार्ट होता है बेसिकली फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत या जेई मेंस में या नीट में जो डाइपोल मोमेंट्स के क्वेश्चन आते हैं वो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसको हम रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे। ये रेफरेंस बुक में किस प्रकार की एक्सप्लेनेशन है, उसका क्या मीनिंग है, वो सब हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, डाइपोल मोमेंट हमने बता रखा है आपको कि हम किस प्रकार से हम पढ़ते हैं, डाइपोल मोमेंट को किस प्रकार से पढ़ते हैं। देखो, पहला हमने ये जो बुक ओपन की हुई है, ये वाली जो बुक है ना, ये वाली बुक हमारी जेडीली की बुक है। मैंने आपको बहुत बार नाम लिया है इसका कि ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। इस बुक का हम यूज करेंगे, इसमें कैसे यूज करेंगे वो देखना एक बार। देखो, सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखो, मैंने आपको ये क्वेश्चन डिस्कस किया है और आपकी बुक में भी किया है और आपकी क्लास में भी किया है। तो जो पहला सवाल है यहाँ पे अपना नंबर 1 है कि मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि भाई मैंने बोला था कि एक होता है अपने पास NH3 और एक होता है अपने पास NF3। दो चीज होती है हमारे पास और इनमें दोनों में जो नाइट्रोजन होता है वो 15 ग्रुप का एलिमेंट होता है और इधर भी नाइट्रोजन होता है वो 15 ग्रुप का एलिमेंट होता है। इसके पास भी एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है और इसके पास भी एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। हमने देखा कि जब यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तीन सराउंडिंग एटम यहाँ पे हैं और तीन सराउंडिंग एटम यहाँ पे है, तो आपसे कंपेयर की बात करता है वो कि हम कंपेयर किस प्रकार से करेंगे। कि कंपेयर का मीनिंग क्या है कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। मैंने आपको एक और चीज बता रखी है कि जो भाई डाइपोल मोमेंट होता है, वो डाइपोल मोमेंट म्यू बराबर क्या होता है, वो आवेश का मैग्नीट्यूड लेंगे और आवेशों के मध्य की दूरी लेंगे। इसका मतलब इसकी जो यूनिट आएगी वो कूलाम इंटू मीटर आएगी और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिवाई बोलते हैं, आवेश का मात्रक। देखो, आप समझेंगे द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 is much higher compared to the NF3. There is the very small difference in electronegativity. वैल्यू ऑफ NH बॉन्ड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट है वो कितना है, 0.94 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट। और आपके पास डेल्टा ई जो NF बॉन्ड का है वो 0.96 है। मैंने आपको क्या बोला था, ध्यान से समझेंगे, इस वीडियो को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको बोला था कि भाई आपके पास है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 94 है और इसकी है 96, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंट ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंट ज्यादा है तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यदि डिफरेंट ज्यादा है तो ये बॉन्ड पोलर होगा, ज्यादा पोलर होगा। इसकी जो डाइपोल मोमेंट की जो दिशा है वो आपकी ऐसे होती है, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के मध्य होती है। तो अगर मैं देखूं, मैंने आपको बता रखा है कि लॉन पेयर की जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो आपके पास इस प्रकार होती है। आपको पता है कि तीन बॉन्ड हैं अपने पास और इसके भी तीन बॉन्ड हैं। इसका जो म्यू एल है लॉन पेयर के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, इसके जो म्यू लॉन पेयर है उसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है। मैंने आपको बताया कि यहाँ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर है, इसकी भी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर है। तीनों का म्यू जो रिजल्टेंट है वो ऊपर की ओर है, ये वाला। तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट आता है वो आता है 1.5 डिवाई। यहाँ देखो, डाइपोल मोमेंट की दिशा आपके पास डायरेक्शन फ्लोरीन की तरफ है और अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्लोरीन की तरफ है, लोन पेयर की ऊपर है, तो रिजल्टेंट कहाँ आया, इसका नीचे की ओर आया। तो यहाँ सम हो जाएगा, यहाँ थोड़ा माइनस हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, आपको पता है NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा किससे, फ्लोरीन से। ये पहला क्वेश्चन है। और आप देखें अपनी NCERT की किताब, NCERT की बुक में आप अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन दे रखा है। और ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जो रेफरेंस हमें मिलता है वो जेडीली की बुक में मिलता है। पहला क्वेश्चन क्लियर है क्या।
देखो मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं कि लॉन पेयर मोमेंट और रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ बॉन्ड मोमेंट आगे नीचे लिखा है, देखो ध्यान से। इन द केस ऑफ NH3 म्यू आर ये प्लस म्यू एल, ये आर वाला ये वाला इन तीनों का और ये वाला इज हाइयर देन म्यू एफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये आर है इसका इस वाले बॉन्ड का जो मैग्नेट बॉन्ड जो डाइपोल मोमेंट है उसमें से लोन पेयर का माइनस होगा। ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इन दीज थ्री मॉलिक्यूल इन shown in the figure 3.47 and it can be predicted only when all individual data of lone pair movement and bond movement is available। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है और क्यों होता है, वो हमने इसका डिस्कस किया है। चलो हम बात करते हैं नीचे। नीचे हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, वो भी देखो भाई। दूसरा क्या है? दूसरा अपने पास है कि भाई हमारे पास यहाँ पे दो एटम दे रखे हैं। देखो दो कैसे 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 एटम दे रखे हैं। एक हमारे पास एटम दे रखा है H2O, है ना, और एक हमारे पास एटम दे रखा है F2O। ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या गजब के सवाल नहीं है। देखो एक बार क्या सवाल है, अभी हम कलर चेंज करेंगे थोड़ा। हाँ जी, देखो क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो चीजें हैं। दोनों चीज कौन कौन सी है? एक तो डाइपोल मोमेंट आप किसका लिखोगे? H2O का लिखोगे, और एक डाइपोल मोमेंट आप किसका लिखोगे? F2O का लिखोगे। देखो दोनों में दो एटम है, यहाँ पे भी दो एटम है। यहाँ सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, यहाँ सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के अंतर्गत दो लोन पेयर है, बिल्कुल दो लोन पेयर है। इसके अंतर्गत भी दो लोन पेयर है, इसके अंतर्गत भी दो लोन पेयर है। अगर मैं बात करूं H2O की, आपको बताया कि लोन पेयर के डाइपोल मोमेंट की दिशा ये रही, इसकी डाइपोल मूवमेंट की दिशा ये रही। क्यों? क्योंकि ये जो सेव होता है ना, ये वी सेव होता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे ऊपर की ओर। ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इधर आएगा इनका रिजल्टेंट। इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसमें आएगा। तो आप ये देखो कि इस दोनों का परिणामी इधर है रिजल्टेंट, और इन दोनों का परिणामी इधर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? परिणामी की दिशा क्या हो गई आपके पास? म्यू आर एल है ना, तो इसकी दिशा इधर की ओर है और इसकी दिशा ऊपर की ओर है। ए इन दोनों की ही ऊपर की ओर है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो क्या कह रहा है? म्यू आर एल क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ लोन पेयर मूवमेंट एंड म्यू रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ लोन पेयर मूवमेंट, और आर क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ बॉन्ड पेयर मूवमेंट। इसका इधर है और ये इसका क्या है? रिजल्टेंट है लोन पेयर का। लोन पेयर का ऊपर की ओर है और बॉन्ड पेयर का नीचे की ओर है, तो कुछ माइनस होगा कि नहीं होगा? जबकि यहाँ क्या होगा? सम होगा। इसका मीनिंग क्या है? किसका ज्यादा होगा? आप लिखेंगे H2O का ज्यादा होगा। किससे बताओ? F2O से। बताओ कोई समस्या हो यहाँ तक तो आप कमेंट कर सकते हो। अच्छा सवाल है ये। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम डिस्कस करेंगे भाई, आप तो देखते जाओ। क्वेश्चन आपके पास है तीसरा सवाल, देखो ध्यान से देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इन द केस ऑफ सिस। बेटा सिस बता दूं मैं आपको। देखो सिस का मतलब होता है कि जब दोनों ग्रुप सेम साइड आ जाएं तो क्या होता है? सिस। और दोनों ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड आ जाएं तो होता है ट्रांस। सिस का मीनिंग समझ में आ गया? सिस अभी हम पढ़ेंगे आगे स्टीरियो केमिस्ट्री में। और ये सिस है और ये ट्रांस है। इसका मीनिंग क्या है? कि जब दोनों ग्रुप सेम साइड आ जाएं तो सिस कहलाएगा, और दोनों ग्रुप अपोजिट साइड आ जाएं तो ट्रांस कहलाएगा। अब ध्यान से देखो, देखो मेरे पास दो आइसोमर हैं, एक तो N2F2 है, सिस है, और सेम N2F2 है, ट्रांस है। अब ध्यान से देखो, देखो सिस का मतलब क्या है? सिस का मतलब है कि दोनों सेम साइड है। पहली बात तो ये देख लो, ये जो आइसोमर है वो कौन सा आइसोमर है? सिस है। ये देखो दोनों एटम एक दूसरे के अपोजिट साइड हैं, तो ये दोनों एटम एक दूसरे के अपोजिट साइड है, तो ये कौन सा आइसोमर है? ट्रांस है। तो देखो लोन पेयर भी ट्रांस पोजीशन पे और लोन पेयर भी सिस पोजीशन पे है, तो इसके डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये होगी, इसके डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये होगी, और इसके डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये होगी।
इन दोनों में देखो जस्ट इसके ये इधर होगा और ये इधर होगा, ये इधर होगा। मेरी बात समझना, इसका डाइपोल मूवमेंट इधर और इसका डाइपोल मूवमेंट इधर, ट्रांस की बात कर रहा हूं, तो इन दोनों का कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा? इन दोनों का कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा? कि डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। यहाँ देखो, इसका डाइपोल मूवमेंट इधर, इसका डाइपोल मूवमेंट इधर, लॉन पेयर का भी शायद इसी दिशा में होगा, है ना? तो इसका मीनिंग क्या है यहाँ से, एक सेकेंड, एक सेकंड थोड़ा देखना पड़ेगा भाई। हाँ, लॉन पेयर नीचे की ओर है ना, तो इसके डाइपोल मोमेंट जो हमने लिखा था वो ऊपर लिखा था, गलत बता रहे हैं हम? ये यूं होगा क्योंकि भाई नीचे की ओर है, यूं होगा। तो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट तो इसका होगा, जबकि यहाँ तो टोटली क्या हो रहा है भाई, कैंसिल हो रहा है। अगर यहाँ कैंसिल हो रहा है तो यहाँ जीरो होगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा। तो आप बता दो, यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर लो भाई, कहीं भी कोई समस्या हो तो बताओ। दोनों समझ में आए? दोनों सेम है? किसका ज्यादा होता है बताओ? सिस का ज्यादा होता है किससे बताओ? ट्रांस से। आगे आ जाओ क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है कि फॉर SO2 मॉलिक्यूल द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज अपवर्ड। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, लॉन पेयर के डाइपोल मूवमेंट SO3 की मैंने भी स्ट्रक्चर आपको बना रखी है, SO2 की। SO2 यही है, कौन होता है, वेंट होता है, ये वाला। इसकी डायरेक्शन इधर होगी, ऑक्सीजन और इसमें से कौन है, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी इधर है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर है। तो ध्यान रख लेना, वो क्या कह रहा है, SO2 मतलब ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट अपवर्ड। अब ये रिजल्टेंट कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आपसे कोई पूछ सकता है कि SO3 SO2 के अंतर्गत जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट है वो कहाँ की ओर होता है, वो कहाँ की ओर होता है बताओ? आपके अपवार्ड पोजीशन पे होता है। अपवार्ड पोजीशन का मीनिंग समझ में आ गया क्या आपको? मैंने बता दी, सारी बात क्लियर है क्या? आगे देखो आपके पास, देखो ध्यान से, दूसरा पैराग्राफ हम लेते हैं, और दूसरा भी पैराग्राफ क्या कहता है जरा सुने। ये क्या कह रहा है, अभी हम इसको ही बात करेंगे। ये भी अच्छा सवाल है भाई, देखो मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ पूरी चीजें, आप ध्यान से देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, और इस इंपॉर्टेंट सेशन में आप ये समझो कि आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्या इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जरा सुने, एक मिनट रुके आप। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, देखो मैंने पढ़ाया है आपको। वो कह रहा है भाई एप्लीकेशन के पार्ट बात कर लें। मैंने क्या बोला था, क्या बोला था मैंने बोला था कि भाई, एक सेकंड, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं इसको। मैंने बोला था कि एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, आपको एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में ये। अब देखो भाई आप, मैंने बोला था भाई कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो जेडी ली की बुक से पढ़ लें। आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया में बता दूं कि ये जेडी ली कहाँ का, मतलब कहाँ की बुक है और कहाँ से चलती है, तो आप ध्यान से सुने। मेन रूप से जेडी ली कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना? और आपको बता दें कि ये, ठीक है। हाँ जी, मैंने क्वेश्चन क्या बताया आपको, देखो ध्यान से। कहाँ गया? हाँ, अरे आ जा भाई, नहीं आ रहा।
एक सेकंड रुको भाई। हाँ जी, हाँ जो कि हमने आपको पढ़ाया है और पढ़ा कैसे, मैंने आपको बताया भाई कि आयनिक करेक्टर हमने निकालने का आपको फॉर्मूला बताया था कि आप किसी भी बॉन्ड में आयनिक करेक्टर कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि भाई म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई म्यू कैलकुलेटेड इनटू क्या कर दो आप 100 कर दो, तो आपके पास आ जाएगा। लेकिन म्यू ऑब्जर्व भी निकालेंगे तो शायद मेरे हिसाब से वहां पे भी डिस्टेंस होगी और यहाँ पे भी डिस्टेंस होगी ए और बी के मध्य, तो कट जाएगी ना डिस्टेंस से डिस्टेंस। तो क्या आ जाएगा जरा सुने आप, हमारे पास। अरे यार, ये भी इस अभी प्रॉब्लम देगा। चलो, क्या दे रहा है भाई कि हमने बताया भाई कि एप्लीकेशन की हम बात कर रहे थे, तो एप्लीकेशन में क्या था कि पहला, द परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड इन ए बी बॉन्ड द फॉलोइंग इक्वेशन। तो मैंने बताया था कि म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई म्यू कैलकुलेटेड गुणा क्या करेंगे 100। तो म्यू ऑब्जर्व बराबर डी और ए के मध्य की दूरी, कैलकुलेटेड में डी और ए के मध्य की दूरी, तो 100 से कर दिया तो ये कल जाएगा ना। तो क्या हुआ, म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई म्यू कैलकुलेटेड इनटू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये पहला एप्लीकेशन आपके सामने आ गया। और पहला एप्लीकेशन क्या आया अपने पास कि एप्लीकेशन क्या है किसका, और एप्लीकेशन आप याद रखेंगे किसका है बताओ, अब ये डाइपोल मूवमेंट का एप्लीकेशन है। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊं आपकी कि फॉर एग्जांपल वी कैन कैलकुलेट द परसेंट आयनिक करेक्टर इन लिथियम फ्लोराइड। मैंने आपको बताया लिथियम फ्लोराइड के में हमें परसेंट आयनिक करेक्टर ज्ञात करने हैं। तो इसका जो म्यू कैलकुलेटेड ऑब्जर्व है वो कितना है, 6.32 डिवाई है। और आपको पता है कि जो डी है लिथियम फ्लोराइड की वो कितनी है, 0.16 नैनोमीटर है। तो गुणा कर देना हम, 0.16 नैनोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस 9 मीटर में चेंज कर देंगे। तो आपके पास ऑब्जर्व वैल्यू ये रही 6 पॉइंट। अगर इसको हम कूलाम इंटू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो आपको बताया कि एक डिवाई कितना होता है, 1.33 गुणा 10 की घात माइनस 30 कूलाम इंटू सेंटीमीटर। और कैलकुलेटेड तो हम निकालेंगे, कैलकुलेटेड कैसे निकालेंगे, आवेश, आवेश और आवेशों के मध्य की दूरी। आवेश कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, और दूरी कितनी है 0.156 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो ये इतना आया, याद रखें। तो आपको पता लग गया ना कि 84.32% इसमें कौन से गुण हैं आपके, आयनिक करेक्टर हैं। आयनिक करेक्टर हैं तो ये जो फॉर्मूला हमने दिया है ना, वो आपको किसने दिया है, ध्यान से देखेंगे। दिस रिजल्ट This result may be somewhat different than obtained by using Haney-Smith equation, but the two approach are completely different, either neglect or different or do। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि अगर हमें किसी कंपाउंड के अंतर्गत आयनिक करेक्टर निकालने हों, तो आयनिक करेक्टर जैसे ही हम निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप कि म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई म्यूज कैलकुलेटेड इनटू कर देंगे आप 100 से, तो आपके पास ये कैलू वैल्यू आ जाएगी। अब थोड़ा सा अभी हम हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा नहीं है, तो हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा है ना, तो फिर ये वाली चीजें नहीं होंगी, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ क्या है। मैं कह रहा हूं कि वह प्रिडिक्शन ऑफ द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी डन बेस्ड ऑन डाइपोल मूवमेंट मेजरमेंट। अगर आपको मॉलिक्यूल की अगर शेप पता है तो भी आप डाइपोल मूवमेंट निकाल सकते हो कि डाइपोल मूवमेंट क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई इस सेशन में, आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे होंगी वो अभी हम बताएंगे आपको। सबसे पहला काम क्या है कि सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड ऐसा प्रकार का है जिसका नेचर है AB2 टाइप का है, अगर कंपाउंड AB2 टाइप का है तो उस AB2 टाइप वाले कंपाउंड का
एक दो चीज हो सकती है यहाँ पे, या तो उसका म्यू हो सकता है जीरो, या उसका जो म्यू हो सकता है वो नॉट इक्वल क्या होगा, जीरो। पहला काम, जो एवी X2 टाइप का मॉलिक्यूल है उसमें दो चीज हो सकती हैं आपके पास, या तो उसका म्यू क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, या उसका म्यू क्या हो सकता है, नॉट इक्वल जीरो हो सकता है। पर ध्यान रखें, मैंने आपको एक चीज बताई है कि अगर ज्योमेट्री या उसकी शेप लीनियर है, लीनियर का मतलब कैसा है, रेखीय है, तो रेखीय वाले कंपाउंड का जो डाइपोल मोमेंट है, जो डाइपोल मोमेंट आता है, वो डाइपोल मोमेंट कितना आता है बताओ, जीरो। तो आपके पास दो कंसेप्ट हैं कि ए तो सेंट्रल एटम है और X2 यानी दो एटम है, तो देखो BeCl2 HCl2 ICl2 माइनस I3, I3 माइनस को हम ऐसे लिख लेंगे I2, ये ऐसे कर लेंगे इसको, और इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। देखो H2O है, HCl2 है, SO3 है। अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया था कि SO2, SO2 आपको पता है कि S डबल बॉन्ड होता है, S डबल बॉन्ड होता है, इस पे क्या होता है बताओ, लॉन पेयर होता है। इसका मीनिंग क्या है कि नंबर एक बात और नंबर दो बात, अगर आपके पास ज्योमेट्री लीनियर है, कैसी है, लीनियर, लीनियर बोले तो कैसी है बताओ, रेखीय है। अगर रेखीय ज्योमेट्री है ना, तो उसका जो डाइपोल मोमेंट आता है वो कितना आता है बताओ, जीरो आता है। लीनियर पहचानेंगे कैसे कि लीनियर, तो उसमें ध्यान रखना दो बॉन्ड पेयर होते हैं आपके। अब लीनियर पहचानने के लिए वैसे आपके बहुत सारी स्थितियां देखनी पड़ेंगी आपको, कि आपको पता है कि अगर रेखीय क्या होगी, दो प्लस जीरो होगा तो भी कंडीशन आपकी क्या आ जाएगी बताओ, रेखीय आ जाएगी। और लीनियर के लिए और कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि दो प्लस तीन, यदि दो बॉन्ड हैं और तीन लोन पेयर हैं तो भी उसकी कंडीशन क्या आ जाएगी, रेखीय आ जाएगी, तो भी डाइपोल मूवमेंट आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो मेरी पहली बात आपके सामने ये है कि डाइपोल मूवमेंट कब जीरो आएगा, डाइपोल मोमेंट कब जीरो आएगा, उसका नंबर एक कंडीशन ये है कि भाई जीरो कब आ सकता है, कि जब उसकी ज्यामिति रेखीय हो, BeCl2 ICl2 I3। अगर लीनियर है तो दो केस में हो सकती है लीनियर, एक तो दो प्लस जीरो हो, और ये दो प्लस क्या हो आपके पास, तीन हो। इस स्थिति में रेखीय ज्यामिति होगी, और अगर रेखीय ज्यामिति होगी तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा बताओ, जीरो आएगा। पहला एप्लीकेशन वाला पार्ट ये है। दूसरा, अगर एंगुलर है, एंगुलर क्या है गुरुजी, एंगुलर का मतलब है कोणीय, और कोणीय ज्यामिति क्या होगी, अगर उसके अंतर्गत बॉन्ड हैं दो और लोन पेयर है एक, दो और एक हो जाएगा तीन, तीन पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अगर sp2 होगा तो उसकी जो ज्यामिति होती है वो आपके पास क्या होती है, वी शेप आती है। कौन सी शेप आती है, वी शेप आती है। और वी शेप ज्यामिति किसकी होती है पता है, वाटर की होती है। तो वाटर का जो डाइपोल मोमेंट है वो नॉट इक्वल क्या होता है, जीरो। जबकि आपको पता होना चाहिए कि BeCl2 का क्या होता है आपके पास, जीरो होता है। मैंने कल ही बताया था भाई आपको ये, कि BeCl2 तो एनसीईआरटी में दे रखा है भाई, एनसीईआरटी उठाओगे ना तो आपको वहां मिल जाएगा। चलें आगे। देखो दूसरा कंपाउंड है AvX3। AvX3 जैस लाइक BH3 है, BF3 है, AlCl3 है, CS3 प्लस है। इनका डाइपोल मोमेंट होता है जीरो। मस्ट बी ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर के लिए आप याद रखेंगे, मैंने आपको बताया गया है कि तीन बॉन्ड होने चाहिए, लोन पेयर जीरो होना चाहिए, वैल्यू आएगी तीन, और संकरण होगा उसका क्या, sp2। तो ऐसी ज्यामिति को बोलते हैं, कौन सा प्लेनर है बताओ, ट्राइगोनल प्लेनर। तो उसका भी जीरो होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा अगर NH3 है, CH3 माइनस है, ClF3 है ना। अगर क्या है, ClF3 है अपने पास,
ClF3 है ना, जीरो होगा। अब भाई टी सेफ है, ये थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन से आपको पता लगेगा, ठीक है ना। तो लोन पेयर अगर प्रेजेंट नहीं है तो जीरो होगा। फिलहाल आप ये देखें, जैसे आपके पास है AV4, तो AV4 का भी एग्जांपल मैंने आपको फेमस करवा रखा है, लाइक CH4। आपके पास ये रहा SiF4, ये रहा, इसमें तो है ना। लेकिन लोन पेयर से कोई मतलब नहीं है, ज्यामिति क्या है, टेट्राहेड्रल, इसकी क्या है, स्क्वायर प्लेनर है ना। और सिलिकॉन 14वें वर्ग का है, जीनोन कितने वर्ग का है आपके पास, 18वें वर्ग का है ना। क्या ज्यामिति होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर। लेकिन SF4 नॉट इक्वल जीरो, क्योंकि ये C100 होता है, समझ में आ रही है ना। वही मैंने बताया कि AV5 में भी जीरो होगा, AV6 में भी जीरो होगा, और AVE, अभी मैं आपको बता रहा हूं, एक ध्यान रखें, थोड़ा सा वेट करेंगे आप, मैं सब कुछ समझाऊंगा। AV4 में जीरो होगा, AV5 में जीरो होगा, और AV7 में भी जीरो होगा। लाइक आपको बता दिया कि यहाँ होती है टेट्राहेड्रल, यहाँ होती है ट्राइगोनल, यानी ये TBP शेप होती है, और यहाँ होती है ऑक्टाहेड्रल में भी जीरो होगा, और पेंटागोनल वाई पिरामिडीय में भी जीरो होगा। इसका मीनिंग क्या है, देखो ध्यान से, है ना, जीरो होगा। पर आपके समझ में आई कुछ बातें, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा अभी। मैं ये रिपीट कर रहा हूं कि मैंने आपको बताया था कि एक तो जो केस है वो आपके पास 2+0 का केस है। क्या है कि आप थोड़ा सा याद रखेंगे, एक तो है 2+0 का केस, एक है 3+0 का केस, एक है 4+0 का केस, एक है 5+0 का केस, एक है 6+0 का केस, एक है 7+0 का केस। 3+2 का अगर आपके पास कोई भी ज्यामिति पूछता है तो रेखीय ज्यामिति होती है। अगर आपसे कोई 3+0 की बात करता है तो त्रिकोणीय त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति होती है उसकी। और अगर आपसे 4+0 का पूछता है तो उसकी जो ज्यामिति होती है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। 5+0 की बात ट्राइगोनल वाई पिरामिडीय होती है। 6 की होती है ऑक्टाहेड्रल, और 7 की होती है आपके पास क्या, पेंटागोनल वाई पिरामिडीय ज्योमेट्री उनके अंतर्गत होती है। तो अभी हमने ये बताया कि इन केस में आपके पास देखो, जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई AB7 में जीरो है, IF7 का जीरो है, SX6 का जीरो है ना। आपसे पूछे PF5 का जीरो है ना, CH4 का जीरो है, आपसे कोई पूछे BS3 का जीरो है, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग आप ये समझ लो कि जब सराउंडिंग एटम सेम है, लगभग लगभग सेम है ना, ज्यामिति आपके पास होनी चाहिए कि अगर मैं बात करूं इसमें भी आपके ओ स्टाइल से टीपो है, इसमें भी कुछ नहीं है, 17वें वर्ग में भी कुछ नहीं है। और ये सारे जीनोन आपके पास क्या है, तो आपके पास अगी में देखूं जीनोन है, तो जीनोन में फ्लोरीन में 5 बॉन्ड हैं, 5 और 1 5 बॉन्ड हैं। XCFF हैज पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, अगर वो प्लेनर भी रख रहा है ना तो भी जीरो है भाई। इसको भी देखें, देखो ये भी कंपाउंड अच्छा है, XCF5 माइनस है, तो आपके पास इसके पास 18 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ आप। जीनोन जीनोन के पास 8 होते हैं, और 8 एक आ गया तो कितने हो गए, 9। 9 में से 5 बंद बना लिए, कितने बचे, 4। 4 को 2 से डिवाइड कर दूं तो लोन पेयर कितने आ गए, 2। बॉन्ड कितने आ गए, 5। लोन पेयर कितने आ गए, 2। तो 5+2 वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अगर मैं बात करूं तो 5+2 का अगर केस है, 5 बॉन्ड है और लोन पेयर 2 है ना, 5 बॉन्ड है XCF5 में। अभी देखो आप जीनोन ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4, 5 बॉन्ड हैं, है ना। और अभी आपके पास कितने लोन पेयर है, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर, कितने हैं, 2। ये आपके पास 7 आ गई आपके पास, है ना। और आपको पता है 5+7+0 6+1, और आपको पता है कौन सी होनी चाहिए, 5+2। तो 5+2 पे भी कौन सी ज्यामिति हो जाती है आपके पास, रेखीय हो जाती है, तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या मान लिया जाता है, जीरो मान लिया जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा वेट करेंगे भाई, अभी आपको सिखाएंगे हम क्या चीज है। थोड़ा सा मैं इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए होगी, वैसे होगी नहीं पर फिर भी होगी ना, तो हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो ये सारी ज्योमेट्री हम पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है कि प्रेडिक्शन ऑफ द सिस ट्रांस आइसोमर एग्जांपल सोन C2H2Cl2 इन फिगर।
देखो सिस का मतलब दोनों ग्रुप सेम साइड हैं, ट्रांस का मतलब दोनों ग्रुप अलग अलग साइड हैं, इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यूं होगी और इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यूं होगी, इसका मीनिंग इसका नॉट इक्वल जीरो होगा और इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। मैंने आपको बताया एक है सिस और एक है ट्रांस, तो ट्रांस जीरो होता है, ट्रांस क्या होता है, म्यू बराबर जीरो होता है। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस एंड ट्रांस समझ में आई कि नहीं आई। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। ये भी अच्छा सवाल है, ये मैंने कराया भाई, आप 11th वालों ध्यान दो, देख लो। अब आप ये पूरी डिटेल करा रहे हैं हम आपको, थोड़ा सा इसको जूम। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है देखो, आपके सामने है कि वो कह रहा है कि व्हाट अनदर स्ट्रक्चर आइसोमर पॉसिबल, उसका दूसरा भी आइसोमर पॉसिबल हो सकता है, और वो दूसरा आइसोमर पॉसिबल कैसे होगा जरा देखो एक बार। कैसे कि उन्होंने Cl है ना आपके पास ऐसे लगा लिया, अरे यार, हाँ जी, क्या कह रहा है कि ऐसे ऐसे लगा लिया आपने, तो आपको पता है ना इसके डाइपोल मूवमेंट इधर और इसके डाइपोल मूवमेंट इधर, तो रिजल्टेंट इधर आएगा। तो फॉर्मूला फ्रॉम इज विच इज नॉट जीरो डाइपोल मूवमेंट वैल्यू इज शोन 3.5, 3.5 में है। हेंस फ्रॉम नॉन जीरो वैल्यू इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इफ आइदर सिस फॉर्म फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड है तो भी हम बता नहीं सकते ना, सही है ना। आगे कह रहा है हेंस द नॉन जीरो वैल्यू है, इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इफ, तुम अभी देखो दो चीज बताई थी, ये डबल बॉन्ड है, इधर हमने ऐसे बताया था, एक तो स्ट्रक्चर ये है, यहाँ Cl लगाई यहाँ Cl लगाई, एक डबल बॉन्ड ये है तो यहाँ Cl लगाई, एक यहाँ Cl लगाई, एक यहाँ H लगाई, यहाँ H, इसका तो जीरो हो गया ना, इन दोनों का जीरो डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, नॉट जीरो होगा। देखो प्रेडिक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन फ्रॉम देयर गिविंग रिलेटिव डाइपोल मोमेंट, फॉर एग्जांपल हेलोजन एटम देन इट डाइपोल मूवमेंट, ध्यान रखना अगर हेलोजन है भाई याद कर लो ओम प्रकाश से, ऑर्थो, मेटा, पैरा, बेटा थोड़ा सा याद रखें डाटा में अंतर आ सकता है, मैंने आपको यहाँ वैल्यू लिखाई है 1.7 इंटू अंडर रूट 3, यहाँ वैल्यू लिखाई है मैंने 1.7, यहाँ वैल्यू लिखाई है मैंने म्यू बराबर कितना, जीरो, यहाँ एंगल भी बनवाया है आपको, एंगल कितना 60 डिग्री, यहाँ भी एंगल बनवाया है कितना 120 डिग्री, और यहाँ एंगल कितना है आपके पास, तो यहाँ तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डाइपोल मूवमेंट ऑर्डर ऑर्थो मेटा पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन व्हेन बोथ हेलोजन एटम आर प्रेजेंट, बोलो कौन सा, ऑर्थो मेटा और कौन सा, पैरा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ हेलोजन एटम द सेम देन एबव ऑर्डर इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड। अगला ये रहा भाई, अरे भाई ये देने वाला है, ये खींचने वाला, ये देने वाला, ये खींचने वाला, ये देने वाला और ये खींचने वाला, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, मैंने बताया था भाई इसको यहाँ ले आओ, थीटा बराबर कितना बताओ, जीरो, इसको यहाँ ले आओ बताओ थीटा बराबर कितना, बोलो 60, और इसको यहाँ ले आओ बराबर थीटा बराबर कितना 120। भाई मैंने क्या बोला था आपको कि म्यू जो नेट होता है, म्यू नेट समानुपाती अंडर रूट कौन सा, थीटा, अगर थीटा ज्यादा होगा म्यू नेट कम होगा, थीटा ज्यादा कहाँ है इसमें, तो ऑर्थो सबसे कम होगा, पैरा सबसे ज्यादा होगा, बीच में कौन आएगा, मेटा। तो क्या ऑर्डर बना, पैरा मेटा ऑर्थो ऑर्डर बना। क्या कह रहा अगेन, कंसीडर द मॉलिक्यूल ऑफ द टाइप C6H4XY when X not equal Y, XY electron withdrawing group in nature and dipole moment order is,
वो कह रहा है कि एक्स और आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वो खींचने वाले हैं, दोनों दोनों खींचने वाले हैं। तो वही तो बताया था मैंने, ऑर्थो, मेटा और क्या, पैरा। सम ऑब्जर्व डाटा इज गिवन फॉर द मॉलिक्यूल टाइप C6H5XY के लिए है ना। तो देखो अभी और बता दें आपको, अरे यार ये और भग जाता है। आजा भाई। अब आया है। अरे थोड़ी देर और रुक जा भाई। देखो क्या है, मैंने आपको एक चीज बताई थी और बता दूं। बीच में रुको भाई। वैल्यू क्या बताई, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मैंने अभी आज ही क्वेश्चन करवाया है आपको ये, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3 हो सकता है, CH3 हो सकता है, NH2 हो सकता है। अब उसके खींचने वाले कौन कौन से हो सकते हैं? क्लोरीन खींचने वाला हो, ब्रो नाइट्रो खींचने वाला हो, नाइट्रो खींचने वाला हो। तो ऑर्डर ध्यान रख लेना क्या होगा, पैरा ज्यादा होगा, फिर मेटा होगा, फिर ऑर्थो होगा, नंबर एक बात। अगर दोनों ही खींचने वाले हो, क्लोरीन के साथ NO2 जुड़ा हो और क्लोरीन के साथ CN जुड़ा हो, तो आपको पता है कौन होना चाहिए, ऑर्थो ज्यादा होगा किससे, मेटा से। बताओ आप ये बताइए, मुझे समझ में आया कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन है, वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं बेटा। मैंने आपको म्यू की वैल्यू अंडर रूट में बता रखी है कि म्यू की वैल्यू क्या होती है, कि μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, ये वैल्यू आ गई। और यहाँ पे म्यू नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, और आपको बता रखा है मैंने एक और, कि परसेंट आयनिक करेक्टर अगर आपसे कोई पूछता है तो म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, म्यू कैलकुलेटर आ जाएगा, और गुणा कितने में से कर देंगे आप, 100 से कर देंगे। ये आज का सेशन है। आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हम अभी स्टार्ट करेंगे यहाँ फाउंडेशन टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं रेफरेंस बुक के, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस के क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। लगभग हमने थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।